बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं अब नीम पागल हो चुकी थी। मेरा शौहर मेरी समझ से बाहर था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात अगर मुझे समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नज़र की मोहब्बत का दावेदार मेरा करोड़पति शौहर मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता था ये उसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। ना सिर्फ काम बल्कि रोज़ एक नया जोड़ा पहनना, फिर उस जोड़े का घर से गायब हो जाना। मेरे शौहर की ये मंतक मेरी समझ में तब आई जब सब ख़त्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि बज़ाहिर ऐसा सुलझा हुआ खूबरू नौजवान अंदर से इतना अजीब होगा। ये अजीब था, खेल था जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर भी ना हुई। इस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी एक आम सी देहाती लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे जानकर कि मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। मेरा नाम आसिया है। मेरी उम्र लगभग 18 के करीब थी। मेरे घर में मैं और मेरे अम्मा अब्बा के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। हम गांव के सादा लो इंसान थे। अब्बा किसान था। हमारी अपनी ज़मीनें थीं जिस पर वो काश्तकारी करते थे और हमारा गुजर बसर हो जाता था। मैं एक आम लड़की थी, कोई ख्वाब वगैरह देखने की आदत ना डाली थी क्योंकि मैं वाकिफ़ थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे होने नहीं हैं। देख कर ख्वामख्वाह वक्त की बर्बादी क्यों करनी। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी ज़िंदगी में वो होने वाला है जिसका कभी मैंने ख्वाब देखना तो दूर सोचा भी नहीं था। आम दिनों की तरह आज भी मैं ज़मीन से ताज़ी सब्जियां लेने के लिए घर से निकली थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी और धूल उड़ाती थोड़ी ही दूर जाकर रुक गई थी। मैं अपने ध्यान आगे बढ़ गई थी जब एक खुश शक्ल नौजवान मेरे पास आया था। इसे देखते ही मैंने फ़ौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका था, लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया था। इससे पहले मैं आगे बढ़ती वो अचानक मेरे सामने आया था और माजरत करने लगा कि इसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से मुझ पर धूल मिट्टी उड़ी। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, साहब, हम गांव वाले लोग हैं और हमारी रगों में खून के साथ ये मिट्टी भी दौड़ती है और हमारा तो काम ही ऐसा है। आप फिक्र ना करें, मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छा, चलती हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ती वो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा था और ज़रा सा झुककर मेरी आंखों में झांकते एकदम अपनी आंखों में एक चमक लिए मेरा ही शुक्रिया अदा करते चलता बना। मैं तो हैरान थी। अजीब इंसान था, माफ़ी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया करके चला गया था। मैंने इसकी बातों पर ध्यान ना दिया और ख़ुद सब्जियां लेते घर आ गई। लेकिन आते हुए भी आस पड़ोस के सभी लोग मुझसे काफ़ी हैरत से देख रहे थे। कुछ मुझे देखते ही आपस में सरगोशियाँ करना शुरू कर चुके थे। ना जाने अब इनको कौन सी खबर मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हो गई तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ खामोशी ही छाई हुई थी। अम्मा अब्बा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तभी होता था जब इनको कोई बहुत अहम बातचीत करनी होती। मैंने भाई की तरफ हैरानगी से देखकर वजह पूछी। वजह पूछनी चाहिए तो इसने भी कंधे उचकाते लाइल्मी का इजहार किया था। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब इन सब के दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। मैं जैसे ही कमरे से फारिग हुई तो अम्मा ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा, जहां अब्बा पहले ही से मौजूद थे। मुझे देखते ही अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बाहर चले गए। मैं हैरान और परेशान अम्मा के बोलने का इंतज़ार करने लगी।
कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात होगी जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा क्या बात है, अब बता भी दो ना। अब क्या मुझे हार्ट अटैक करवाओगी? 5 जमातें पढ़ी थी तो इतनी अंग्रेज़ी तो आती थी, बस इसीलिए तब से जब भी कोई परेशानी होती तो मेरे मुंह से हार्ट अटैक वाली बात निकल जाती। और हमेशा की तरह अभी भी अम्मा ने एक थप्पड़ मेरी कमर पर जड़ा था। ज़रा जो तुझे तमीज़ हो, शादी की उम्र हो गई है तेरी और अकल अभी घुटनों में है। अल्लाह ना करे तुझे दौरा पड़े। मैं तो तेरे दुश्मनों को भी ऐसा ना कहूँ। अब तू चुप कर, मुझे जो बात करनी है वो करने दे। हमेशा अपनी बकबक चालू कर देती है, मुझे बात ही भूल जाती है। हाँ याद आया, देख लाडो, जब तेरी उम्र से भी कम मेरी उम्र थी तो तब मेरी शादी हो चुकी थी। तू माशाअल्लाह 18 की हो गई है। और अल्लाह की करनी देख, जिसके लिए हम परेशान रहते थे इसका क्या होगा। और आज देख तेरी किस्मत तो खुल गई है। अम्मा जो बोली जा रही थी वो मेरी समझ से तो बाहर ही था। अम्मा क्यों पहेलियाँ बुझवा रही हो, बता भी दो। अब क्या हुआ है? मुझसे और सब्र नहीं होता। तो अम्मा को बात के पीछे टोक गई थी। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा लेकिन इतनी क्या जल्दी है? मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती, इसलिए अम्मा को कह दिया। देख आसिया, अभी तो जानती नहीं है रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है। इसे गाँव की सादा सी लड़की से शादी करनी है। वो कवारा तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन उसकी कहीं पर तुझ पर नज़र पड़ गई तो तुझे पसंद कर लिया, इसलिए पता करवाते घर तक आ गया। देख तू हाँ कर दे, क्योंकि तेरे अब्बा और मुझे लड़का पसंद है। अम्मा ने कहा। वो खुशी से निढाल थी। फिर मेरे ना करने के बावजूद भी अगले रोज़ सादगी से मुझे इस शहरी बाबू के निकाह में दे दिया गया। निकाह के वक्त पता लगा कि इसका नाम अदनान है और निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दी। मेरे शौहर का कहना था इसे जहेज़ पे कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई इतना ही काफ़ी है। मुझे इसकी किसी भी बात पर एतबार न आया, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती थी क्योंकि वो अगले रोज़ मुझे अपने साथ ले आया। लेकिन ये क्या, इसका घर तो वाकई कोई महल ही लगा था। मुझे इतनी बड़ी कोठी थी वो तो, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे घर देखने ना दिया। कहा अब तो तुम्हारा ही घर है, आराम से देख लेना। और मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बिठाते ही मुझे इंतज़ार करने का कहा। थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो इसके हाथ में एक नया जोड़ा और साथ में एक दूध का गिलास था। इसने वो जोड़ा मुझे पहनने के लिए दिया और जो ही बाहर आई तो दूध पीने का कहा। जब मैंने दूध पिया तो इसमें से बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। जब पिया तो किसी फ्रूट का जायका महसूस हुआ। खैर मैंने सारा दूध पी लिया। इसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो शौहर ने पहले ही एक और नया सूट निकाल कर रखा हुआ था और मुझे कहा मैं अपना जोड़ा तब्दील कर लूँ। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और पहनने चली गई। जब वापस आई तो शौहर ने नाश्ता बनाने का कहा तो मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन घर तो मैंने देखा ही नहीं था, इसलिए शौहर से बावर्ची खाने का पूछने दोबारा कमरे में आई तो वो कुछ ऐसा शॉपर में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से शॉपर बिस्तर में रखते मेरे पास आया। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें तो मैंने नाश्ता बनाने भेजा था ना, क्या नाश्ता बन गया? वो इतने प्यार से बोला था कि मुझे समझ नहीं आया। कैसे बताऊं कि अगर पता होगा कि बावर्ची खाना कहाँ है तभी बनाऊंगी ना। वो दरअसल मुझे पता नहीं है, आपने ही कहा था कल घर दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने घबराकर जल्दी से इसे जवाब दिया, कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। अरे तो इतना घबरा क्यों रही हो, आओ मैं दिखाता हूँ, अब सब तुम्हारा ही तो है। फिर इसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाई, इनको बुलाने चली गई। वो मुझे देखते एकदम खड़े हो गए। फिर हमने नाश्ता किया। इस दौरान वो काफ़ी बातें भी कर चुके थे। तभी इन्होंने बताया कि मैं इनको इसी दिन पसंद आ गई थी और इनकी शर्मिंदगी को अपनी बातों से कम किया था। इन 2 दिनों में जितना मैं अपने शौहर को समझी थी वो काफ़ी अच्छे साबित हुए थे। मेरे दिल में जितने भयानक खदशे थे वो सब ख़त्म हो गए थे। वो रोज़ मेरे लिए नए नए कपड़े लाते और साथ में और चीज़ें भी लाते। आज तक मैंने अपना एक बार पहना हुआ जोड़ा दोबारा नहीं देखा था। इनका कहना था तुम ख़ास हो,
इसलिए तुम्हारा साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। मैं इनकी बातें और हरकतें देखते मुस्कुरा देती थी और खुद पर रश करने लगती कि कितना चाहने वाला शौहर मिला है मुझे। अभी मैं नहाकर फारिग ही हुई थी जब मेरे शौहर घर आ गए और मुझे स्ट्रॉबेरी ला कर दी, साथ में नया सूट भी पकड़ा दिया। आज पूरा दिन तुम ये स्ट्रॉबेरी खाओगी और इसे ख़त्म करोगी, ठीक है ना? वो 2 किलो स्ट्रॉबेरी लेकर आए। मैं कैसे खा सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी हाँ कर दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद करके खाती तो रात तक ख़त्म ही हो जानी थी। लेकिन सूट देखकर मैं हैरान हो गई और कहा, अरे अभी तो नहाकर सूट पहना है, कल ही तो आपने ला कर दिया था। अभी जाओ और जाकर ये सूट पहनो। वो कल वाला जोड़ा है, मैंने कहा ना, रोज़ नया जोड़ा पहनोगी तुम। शौहर ने सख्ती से मुझे कहा और सूट पकड़ा दिया। मैं हैरान होती वो जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शौहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा, बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं खामोशी से चल दी, लेकिन मैं यही सोच रही थी वो इतनी अच्छी हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर एक सूट 2 बार पहन लिया तो क्या हो गया? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी, तो अब क्या मसला है? क्या इनको मुझ में से बदबू आती है? यह बात कुछ और है। इन्हीं सोचों में जल्दी से पानी लेकर जो ही कमरे में आई तो शौहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो मैंने अभी उतारा था इसे लपेट कर एक शॉपर में डाल रखा था। मैंने गिलास इनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पीकर पानी वहीं रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुलाया। देखो आसिया, मुझे नहीं पसंद तुम 2-2 दिन तक एक ही जोड़ा पहनो, और ये बात मैंने शादी की रात ही बता दी थी, तब तुम राज़ी थी। तो अब तुम ऐसा करोगी तो मेरा गुस्सा जायज़ है। कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा ना। सफाई तो निस्फ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची की छुट्टी कर दी है मैंने। अब से तुम ही खाना बनाओगी। घर में सिर्फ 2 जने हैं तो कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। इसके साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है ये मैं आकर बताऊंगा। वो तो चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। हम 2 ही जने हैं तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन शौहर ने कहा था तो करना था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते मुझे 3 घंटे लग गए थे। मैं पसीने में नहा गई थी, मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच रही थी जब शौहर आ गए। फिर हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गए और मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन इनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए थे। मैं काम के साथ साथ बारी बारी स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नज़रें मुझ पर ही थी। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं फ़ौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा और नहाने चली गई। इस वक्त सोचने तक का वक्त नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शौहर भी नहाने चले गए थे। इसके बाद रात का खाना खाते सो गए। रात में कुछ खटखटाने की आवाज़ से उनकी आंख खुली तो देखा शौहर मेरे वो कपड़े जो आज बदले थे इनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। मैं अब हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितना मैं इनको समझने लगी थी उसका मतलब साफ था। ज़रूर कोई राज है जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझा रखते थे कि होश ही ना रहता था कि कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी वो ये कि एक बार भी इन्होंने मुझे गोश्त खाने का नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता था। पता नहीं कैसे इनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था। लेकिन इसी बात की तस्दीक भी इन्होंने खुद ही कर दी कि घर में कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा ना होता था कि मैं इनकी किसी भी बात से इनकार करूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगता था और ये भी मैं खुद ही सोच सोच कर खुद को हल्कान करती थी। शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए,
میں نے منع بھی کیا لیکن نہ مانے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شوہر نے کہا شک دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ اس کے بعد تو اگر مجھے درد بھی ہوتا تو شوہر کو بتانے کی غلطی نہ کرتی، کیونکہ جان گئی تھی وہ میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران بھی وہ مجھ سے ورزش کرواتے اور کپڑے لازمی بدلی کرواتے۔ یہ عادت اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ ہماری شادی کو اب 2 سال ہونے والے تھے۔ میرا شوہر اب پہلے سے اور بھی امیر ہو گیا تھا۔ کام وہ اتنا کرتے نہیں تھے، دن میں 2 سے 3 چکر لگاتے، اور پہلے تو پھر بھی دن میں ایک جوڑا تبدیل کرنے کا کہتے، لیکن اب دن میں 3 بار مجھے جوڑا بدلنا پڑتا۔ میں اس بات سے تنگ نہیں تھی، کیونکہ مجھے آج کل پسینہ ہی اتنا آتا تھا کہ لگتا تھا اگر ابھی جا کر نہ نہائی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ ان سب کے بارے میں سوچ کر میں ذہنی مریض بن چکی تھی۔ میری دوائیوں کا ڈھیر میرے پاس لگا ہوا تھا، جو کہ میں روز کھاتی تھی۔ یہ سب تو تب سے شروع ہوا جب سے سردیاں آئی تھیں۔ اب تو شوہر نے گھر کے سب ملازموں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ میں سارا دن کام کرتی رہتی اور پسینہ پانی کی طرح بہاتی۔ ایک بار ہی نہانے کا سوچ کر جب نہاتی تو شوہر آ کر ہیٹر چالو کر کے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتا۔ جب میں گرمی سے بے ہوش ہونے لگتی تو کہتا کپڑے بدل لو، پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، جب کپڑے تبدیل کرتی تب 2 کلو یا 1 کلو کوئی نہ کوئی پھل لے آتے، کبھی انگور، کبھی آڑو، تو کبھی امرود، تو کبھی انار۔ لوگ ان سب چیزوں کے لیے ترستے ہیں، اور میں یہ سب کچھ کر کر کے ذہنی مریض بن گئی تھی۔ اب میں سوچتی تھی اس سے اچھا تو میرا گاؤں تھا۔ وہاں موجود مٹی کا مکان اچھا تھا، جہاں کام کرنے کے بعد ٹھنڈی ہوا سکون دیتی تھی، اور یہاں سردیوں میں بھی گرمی کا سما رہتا تھا۔ میری اب بس ہو چکی تھی۔ مجھے روز کمرے میں بند کر کے ہیٹر چلا دیا جاتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد میں دم گھٹنے سے ہی مر جاؤں گی۔ آج کمرے میں بند ہوئی تو ہیٹر خراب کر دیا، لیکن شوہر نے جلدی ہی نیا منگوا لیا۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی تھی، اور ایک بوڑھے ملازم جن کو میرے شوہر نے نوکری سے نکال دیا تھا، ان سے کہلوا کر سارے کیمرے خراب کروا دیے۔ شوہر کو پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ اب ان کو یقین تھا اب میں کچھ بھی ایسا نہ کروں گی۔ لیکن مجھے اب راز جانا تھا، جس کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہو چکی تھی، اور میرا شوہر مرنے بھی نہیں دیتا تھا مجھے۔ اگلے روز میں نے اپنے کپڑوں کی جگہ کام والی کی بیٹی کا سوٹ رکھ دیا۔ شوہر وہ سوٹ لے کر رات کو ہی گھر سے نکل گئے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوئے، ایک بڑی سی لوہے کی مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے اور کیا ڈالا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک محلول تیار ہوا، جو بہت ساری بوتلوں میں مشین کے ذریعے بھرا جاتا تھا۔ جب میں نے ایک شیشی اٹھا کر سونگھی تو وہ خوشبو تھی۔ اب مجھے کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے شوہر کے سامنے چلی گئی تو شوہر مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے بھیجنا چاہا، کیونکہ وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، لیکن میں بھی نہ گئی اور اسے سچ بتانے کا کہا، ورنہ میں یا تو اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا تو پھر اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی شوہر سکتے میں آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ بھی کہوں گی۔ دیکھو آسیہ، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور مرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ تم آؤ یہاں کمرے میں۔ شوہر نے گڑبڑاتے مجھ سے درخواست کی، لیکن میں نہ مانی۔ بالکل نہیں، یہاں سب کے سامنے یہی بات ہوگی، ورنہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب میرے شوہر نے نادم ہو کر بولنا شروع کیا، میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے بہت پیسہ کمانا تھا، پھر مجھے تم ملی، تم سے مجھے ایک عجیب اور بہت اچھی خوشبو آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تم سے ہی شادی کروں گا، اور میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں تمہیں روز نئے کپڑے پہننے کے لیے دیتا تھا تاکہ تمہیں پسینہ آئے، اس کے ساتھ تیز خوشبو والے کبھی پھل تو کبھی سبزیاں کھلاتا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرا تجربہ کامیاب ہوا تھا، جو پرفیوم بنایا نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بہت مقبول ہوا، جس کی وجہ سے مجھے اس کا اور لالچ جاگا تو سب کو چھٹی دے دی۔ مجھے جتنی کامیابی ملتی جا رہی تھی، پیسے کی ہرس بڑھتی جا رہی تھی۔ جب پھر سردیاں آ گئی تو میرے ذہن میں ہیٹر کا خیال آیا۔ میں سردی میں تم سے کام نہ کرواتا،
बस बाहर लॉन में रखता, जब सर्दी लगे तो कमरे में बंद कर देता। मेरा हर तरफ से फ़ायदा हो रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। इस दौरान तुम बीमार पड़ती तो मेरी रूह कांप जाती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बच्चा भी नहीं चाहता था। अगर बच्चा हो जाता तो भी तुम मसरूफ़ रहती और मैं काम भी ना कर पाता। क्या पता बच्चे के बाद पसीने की खुशबू बदबू में बदल जाती। इसीलिए मैं इसकी भी दवा खिलाता रहा और देखो आज हम अमीर हैं। इतना पैसा हम दोनों का है। अब तुम्हें पता चल गया है ना, तो मिलकर सब चलाएंगे। अब शोहर की बातें सुन के मेरा तो दिमाग चकरा गया। माँ बाप को तो पहले ही मैं बुलवा चुकी थी, साथ ही पुलिस को भी बुलवा लिया और एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद नफसियाती बनाने और कारोबार की लालच में इसे हमल रोकने की दवा इसकी मर्जी के खिलाफ खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवाया, बल्कि खुला का नोटिस भी दिलवाया और अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा। सिर्फ दौलत देखकर इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बगैर जांच पड़ताल के तो यही धोखे मिलते हैं। इसके बाद जेल में भी मेरा शौहर वही बातें दोहराता रहता कि बीवी के कपड़े फैक्ट्री लेकर जाने हैं, अमीर हो जाऊंगा, और ऐसे ही अपना दिमागी तवाज़न खोकर पागल हो चुका था। शौहर की बात इसकी सारी दौलत का मुझे हकदार बना दिया गया। अम्मा अब्बा अलग नादिम थे। मैं आज इस आलिशान बंगले में अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। ये सारी दौलत मुझे मेरे पसीने की कमाई लगती है, जो सारा दिन काम करके मुझे मिली। लेकिन इतने सालों बाद आज मैं ये बात सोच रही हूँ कि अदनान, जो अपनी बीवी को ज़हनी अज़ियत देने के साथ साथ माँ बनने के हक़ से भी महरूम करके सही किया, या आसिया ने इससे अलहदगी करके इसे जेल भिजवाकर गलत किया। क्या इसे माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं? क्या इसे माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं?